देखिए, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना आपने सीख लिया, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आपने सीख लिया, लेकिन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना भी आपने नहीं सीखा। तो अब हम आज यही पढ़ने जा रहे हैं कि टू वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो हम कैसे उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास वेक्टर्स को अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर्स को अगर आपको प्रोडक्ट करना है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, तो वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट, और इसका एक पैट नेम भी है जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? स्केलर प्रोडक्ट कह लो या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट कह लो, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हम एक नाम से, इसका भी एक पैट नाम है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर दो वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकंड मेथड इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल अभी फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो, तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, तो अभी किसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो आप लोग, डेफिनेशन लिख लो। जो एनसीईआरटी बुक में जो आपकी डेफिनेशन मेंशन है, पहले उस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपको पूरा एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख लो दिस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर। यहां पे अभी ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपका, टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B denoted by A vector dot B vector। ठीक है, इस तरह से हम किन्हीं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से हम डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector magnitude of B vector cos थीटा। ये है हमारा दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। यहाँ पे थीटा जो आपको है, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B। सुनना है, ये है। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज A vector and this is B vector and there is a theta is the angle between vector A and B। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेक्टर A और B हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है और आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सिंपली A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और cos थीटा की वैल्यूज निकाल दो। समझ में आया? अब देखो, अब आपको खुद बताओ A डॉट B वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो सबको पता ना भाई। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो कब हो सकता है, इफ A वेक्टर 0 हो या फिर B वेक्टर 0 हो, देन क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेक्टर्स में से अगर कोई भी वेक्टर आपका 0 वेक्टर है तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। पहला केस तो आपको पता लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यू में आता है कि बताइए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है। तो पहला आपको बोलना है कि सर या मैम, अगर दोनों वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर आपका 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बट वी हैव एन अनदर मैथड, और हमारे पास एक दूसरा भी
तरीका है जिसकी हेल्प से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जीरो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखा। जो हमने किसी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशंस हैं। अब उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। देखो, तो ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं पहले हम। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने किया, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब आप किन्हीं दो जबकि आप किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा, हमेशा एक नंबर आएगा। तो इसीलिए जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, हमेशा इज अ रियल नंबर होगा। समझ में? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब आप कर लोगे तो फाइनल में आपको एक रियल नंबर, एक नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी, इफ, या फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर। यहां पे देखो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आप बताओ, जैसे अभी मैंने आपको एक बताया था कि अगर दोनों वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर आपका जीरो हो जाता है, दोनों वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर अगर आपका जीरो हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक और तरीका है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को जीरो करने का, और वो मेथड क्या है आप मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया और बी वेक्टर मैंने ऐसे लिया, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। एंगल कितना इनके बीच का, 90 डिग्री है कि नहीं है? तो अभी आप बताओ, अभी आपने देखा था कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब कॉस के यहाँ जैसे ही आप 90 रखोगे, 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है जीरो, तो पूरा का पूरा आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर जैसे आपके नॉन जीरो हैं, उनकी वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन तब भी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 90 रही होगी। तो इफ टू वेक्टर्स हमारे पास हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर perpendicular टू ईच अदर, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स आपके पास नॉन जीरो हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है अगर वो दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने करी, अगर आप इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया? जी आ जाएगा, समझ में? क्योंकि जैसे आप देखो, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। समझ में आया? अब जैसे आपने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दी और कॉस 0 होता है 1, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मान लो इन पर्टिकुलर बोला गया है, इन पर्टिकुलर अगर बी वेक्टर की जगह भी हम ए वेक्टर ले लें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा।
समझ में आया? क्योंकि भाई अगर आप खुद सोचो ना, अगर आप दो वेक्टर ले रहे हो और दोनों के दोनों वेक्टर सेम हैं, इफ़ यू आर टेकिंग टू वेक्टर्स, लेट से वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, सो आप मुझे बताओ उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जीरो होगा। जब आप दो वेक्टर्स ले रहे हो और दोनों को दोनों वेक्टर सेम है, आप कब कहते हो जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शंस आर सेम। तो अगर आप दो वेक्टर ऐसे ले रहे हो जो सेम वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल तो जीरो ही होगा। तो इसीलिए अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, ए और वेक्टर और ए वेक्टर, और उनके बीच का आपको अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, सिंपली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया? तो ये होता है। अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमने करी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने ये करी, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर आप थीटा के जहाँ पाई रख देते हो तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई इज इक्वल टू -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझा? क्योंकि कॉस पाई जो होता है वो होता है -1, तो माइनस बस आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आपको याद है मैंने बताया था कि आई जो होता है, आई ये एक यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, बताया था। जे जो होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस। और आपका के कैप जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सुना? आई का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस पे है। जे का मतलब क्या है? जे कैप का मतलब क्या है कि ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस पे है। और के कैप का मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस पे है। समझ में आया? और आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप बताओ, मैंने मान लो आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैं आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। आप आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और दोनों वेक्टर की जब डायरेक्शन सेम होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? उनके बीच का एंगल होगा 0। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर और कॉस 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर कितना होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 0 1 होता है। तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से आप जब जे डॉट जे करोगे तो वो भी 1 आएगा, और जब आप के डॉट के करोगे तो वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन जब मैं आई डॉट जे निकालूंगा, अब मुझे पता है आई एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है और जेड एक ऐसा वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। देखो यही होता है भाई, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। इस पे होता है आपका आई, इस पर होता है आपका जे, इस पे होता है आपका के। आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, कहाँ गया? ये रहा, परपेंडिकुलर हो। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब आई डॉट जे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। जे डॉट के क्या होगा? 0 होगा। के डॉट आई क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। और कॉस 90 0 होता है, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। जे वेक्टर और के वेक्टर अगेन 90 डिग्री का एंगल होता है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट 0। के वेक्टर आई वेक्टर अगेन दोनों जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो कॉस 90 होता है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं और उनका, जैसे लिख देता हूँ मैं,
the angle between two non-zero vectors, two non-zero vectors A and B is given by cos theta is equal to A vector dot B vector upon magnitude of A vector magnitude of B vector. ये मैं मान लो भाई अगेन ये मेरा A वेक्टर है और ये मेरा B वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो आपको पता है अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब कॉस को उधर भेज दो तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो चाहिए आप ऐसे लिख लो या इसको आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, समझ में। और नेक्स्ट अगर मैं आपको सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, सेवन्थ प्रॉपर्टी जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है जैसे मान लो अगर मैं कैसे बोलूँ, जैसे मान लो अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर बात करूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं दो नंबर्स को अगर ऐसे ऐड करूँ या ऐसे ऐड करूँ तो वो बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन में काम नहीं आता। सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एडिशन के अंदर करती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि या चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो, मतलब दो नंबर को चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो या दो नंबर्स को चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स भी आपके क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मतलब चाहे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूं या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालूं, वैल्यू बराबर ही आएगी। समझ में ये। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर तैयार हिल क्यों रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता क्या होती है, हाँ जैसे बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, मेरे पास दो नंबर्स है 3 + 4, इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया और बाहर इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है ओवर एडिशन, कि आप इस नंबर को दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड कर दो, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के बराबर आएगी। और आएगी भी देखो 4 3 7 और 2 14, ये कितना आया 2 3 6 4 2 8, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन था। एडिशन के ऊपर हमने क्या करा, इस जो ये हमारा प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लाई में नंबर था इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दो नंबर्स ऐसे थे, इसके बाहर एक मल्टीप्लिकेशन था,
तो मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया, फिर इस वाले नंबर को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने बाहर वाले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एडिशन था ना बीच में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बट एडिशन के ऊपर किया। तो इसी तरह से अगर आपके पास दो वैक्टर्स हैं, वैक्टर्स भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। देखो, अगर दो वैक्टर्स आपके पास ऐसे ऐड हो रहे हैं, मान लो दो वैक्टर्स आपके पास ऐसे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और बाहर हमारे पास एक सी वैक्टर है और मुझे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दो वैक्टर्स ऐड हो रहे हैं और ये दोनों वैक्टर्स जो ऐड हो रहे हैं इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है सी वैक्टर का। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं क्या कर सकता हूँ, सी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। समझ में आया? इसी चीज़ को आप ऐसे लिख लो कि अगर हमारे पास दो वैक्टर्स हैं ऐड हो रहे हैं बी प्लस सी और मुझे इसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है ना, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस, सुना? तो हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 देखो, प्रॉपर्टी 2 ये कहता है कि लेट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर, कि हमारे पास दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं एंड लैम्डा जो है कोई स्केलर है। ठीक है, लैम्डा हमारे पास कोई क्या है, स्केलर है। देन ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड करेंगी। मतलब आपने पहले क्या किया, ए वेक्टर के अंदर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए वेक्टर के अंदर आपने लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वेक्टर आया फिर उसको आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला बी के साथ। तो इस डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी ना, जो नंबर आपका आएगा, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब आप दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास एक रियल नंबर आता है, एक नंबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं वेक्टर ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। उस नए वेक्टर का जब मैं बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो फाइनल जो मेरा नंबर आएगा, जो मेरा फाइनल नंबर आएगा, वो फाइनल नंबर मेरा एग्जैक्टली सिमिलर आएगा अगर मैं लैम्डा को, जैसे यहाँ पे लैम्डा ए के साथ मल्टीप्लाई है ना, अब मैं क्या करूँ, ए वेक्टर यहाँ निकाल लूँ और अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दूँ, इसको लैम्डा को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैंने क्या किया, लैम्डा को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो वेक्टर आया उसको मैं ए के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तब भी मेरा बराबर आएगा। या फिर मैं क्या करूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ और उसके बाद लैम्डा को मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। या फिर मैं क्या करूँ, जो लास्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये तो हो ही गया। तो ये तीन आउटपुट हमारे आ सकते हैं। सुन में आया? तो ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, उस नए वेक्टर को फिर आपने दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, तो आउटपुट आपका तब भी सेम आएगा अगर आपने उस नंबर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया होता और जो नया वेक्टर आया होता उसको अगर आप ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते, तब भी जो आपका पहले केस में नंबर आया वही आपका दूसरे केस में नंबर आता। या फिर आप क्या करते, पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद आपके पास एक नया नंबर आता, उस नए नंबर को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते तब भी आपका आंसर सेम आता। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी जो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा, क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकालना है तो भाई आपको थीटा पता होना चाहिए। तो आपको उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए भाई, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया ही ना हो और हमें वेक्टर्स जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस फॉर्म में अगर हमारे वेक्टर्स दिए गए हों, तब हम कैसे उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सो इफ टू वेक्टर्स a and b are in component form, ठीक है, एज ए वेक्टर हमारे पास मान लो है a1i a2j प्लस a3k, ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, एंड बी वेक्टर हमारे पास है b1i b2j प्लस
B3 के। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मुझे A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना है, बस इनके स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। A1 को B1 के साथ, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ। यह आपका आ गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वैक्टर्स हुज, जो आपके क्या है कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इससे। तो जो आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया गया हो तो ये फॉर्मूला लगा लो। जब आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दिया गया हो और वो दो वेक्टर्स आपके कंपोनेंट फॉर्म में हो तो ये फॉर्मूला लगा लो। समझ में आया? आसान है, कोई दिक्कत नहीं।